अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना मकसूद अहमद है। मैं आज आपको जो कोर्स पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है रिसर्च स्किल्स। अब ये रिसर्च स्किल जो है बेसिकली इंग्लिश डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जो स्ट्रेटजीज मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ, जो रिसर्च कंडक्ट करने के जो तरीके मैंने आपको यहाँ पे बताने हैं, वो बेसिकली इंग्लिश डिपार्टमेंट या इंग्लिश लिटरेचर फील्ड वालों के लिए वो अप्रोप्रिएट है। क्योंकि आप जिस फील्ड में भी जाते हैं, साइकोलॉजी की फील्ड में जाते हैं, आप कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं, आप बिजनेस एंड फाइनेंस की फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रिसर्च स्किल्स के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, बाकी रिसर्च स्किल्स होती क्या हैं वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन मेथडोलॉजीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये टॉपिक जो है ये मेरे डिपार्टमेंट इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड ही हो। ठीक है। अच्छा, रिसर्च स्किल्स चूँकि ये जो मैंने आपको कोर्स कंटेंट्स पढ़ाने हैं, रिसर्च स्किल्स में जो टॉपिक्स मेन मेन पढ़ाने हैं, ये उसके बारे में ना एक शॉर्ट डिटेल है। मैं अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले सब उन स्टूडेंट्स को जो कि रिसर्च स्किल्स पढ़ना चाहते हैं उनको कुछ कंटेंट्स बताना चाहती हूँ। ठीक है, इन कंटेंट से रिलेटेड उनकी जो है वो लर्निंग हो सकती है। अच्छा, ये जो कि कोर्स आउटलाइन है, इसको कहते हैं कोर्स आउटलाइन, जो डिज़ाइन की जाती है ये बताने के लिए कि किस तरह हमने अपने पूरे ये सब्जेक्ट को लेके चलना है। इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि कोर्स को लॉन्च करने का मकसद क्या है, इस कोर्स को डिस्क्राइब करने का मकसद क्या है। तो इसमें अगर देखा जाए, उसमें बताया जा रहा है कि बच्चों को प्रिंसिपल्स सिखाए जाए रिसर्च स्किल्स के। रिसर्च जो है, रिसर्च स्किल्स पहले तो होती क्या है ये बताया जाए, रिसर्च क्या होती है ये बताया जाए, फिर स्किल्स क्या होती हैं वो बताया जाए, फिर इंग्लिश स्टडीज से किस तरह हमारी रिसर्च जो है वो ये देखें रिलेटेड होती है, ये रिसर्च जो है क्यों ज़रूरी है इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में चूंकि जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है उसमें जो मेथोडोलॉजी यूज़ होती है वो क्वालिटेटिव मेथड होता है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च करना बच्चों को सिखाएं जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। उनको तमाम स्किल्स, उनको तमाम टेक्निक्स, ठीक है, और जितने भी उनको इफ़ेक्टिव एसेज, इफ़ेक्टिव स्टोरीज, क्रिएटिव राइटिंग्स, आर्टिकल कैसे लिखना है, डिसर्टेशन कैसे लिखना है, ये उनको लिखना बताया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपने ओन पर खुद से कुछ लिख सकें, रिसर्च कर सकें, रिसर्च प्रपोजल्स दे सकें। ये थी डिस्क्रिप्शन जो स्टूडेंट्स को हमने सिखानी है। अब इस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही ना नीचे ये कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आप देख रहे हैं, ये अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने इस रिसर्च से रिलेटेड इंग्लिश डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को सिखानी है। ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपसे ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है, या पहले आपको क्या चीज़ बताई जा रही है जो आपने रीड आउट करनी है। पहला तो ये कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि रिसर्च राइटिंग क्या होती है इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज के अंदर। पहले ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पता हो, क्लियर करो, क्लियर हो कि रिसर्च राइटिंग होती क्या है और इसका इंग्लिश लिटरेचर से क्या ताल्लुक है, इसका इंग्लिश लिटरेरी ट्रेंड से क्या ताल्लुक है, इसका इंग्लिश हिस्टोरिकल एजेस से क्या ताल्लुक है। ठीक है, पहले तो हमने ये ब्रीफली स्टूडेंट्स को डिफाइन करना है। ठीक है। अच्छा, मजीद टू डेवलप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसर्च स्किल्स, बच्चों को बतानी है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसर्च स्किल्स जो है वो कौन सी होती हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक्टिव और पैसिव रिसर्च स्किल्स कौन सी होती है। ठीक है, सेकंड ये ऑब्जेक्टिव। थर्ड, बच्चों को टू साइट एंड डॉक्यूमेंट सेकेंडरी सोर्सेज अकॉर्डिंग टू एमएलए स्टाइल गाइड। बच्चों को ये बताया जाए कि किस तरह किसी डॉक्यूमेंट को लिखा या फिर उसको साइट किया जाता है, साइट कहते हैं रेफरेंसेस देना। ठीक है, वो किस तरह दिए जाते हैं एमएलए स्टाइल गाइड के अकॉर्डिंग। यानी एमएलए एक स्टाइल है, फॉर्मेटिंग स्टाइल, जैसे ये देखे ना ऊपर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अप्लाई करके एक डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाना, फ्लॉरी बनाना। ठीक है, और फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स को फॉलो करना जो सिर्फ यही बताएं कि भाई ये एमएलए का स्टाइल गाइड है, ये एपीए का स्टाइल गाइड नहीं है, स्टाइल एमएलए से लिया गया। तो ये चीज़ है, तो स्टूडेंट्स को ये भी करना आना चाहिए, यानी कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये नहीं हो कि सिर्फ उन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च प्रपोजल्स पढ़े, थीसिस पढ़ लिए, ठीक है, और वो लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। बल्कि उनके लिए ये भी ज़रूरी है रिसर्च करने वाले के लिए कि उसको थोड़ा बहुत जो है वर्ल्ड, एमएस वर्ल्ड आना चलाने आता हो, ताकि वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सके, उसको रुकावट ना हो आने वाले वक्त में। फिर बच्चों को सिखाया जाए हाउ टू डिज़ाइन
एंड कंडक्ट अ फोकस लिटरेचर बेस्ड रिसर्च स्टडी, कि किस तरह लिटरेचर से जो बेस करती है हमने वो रिसर्च करनी है, हमने लिटरेचर से बियॉन्ड जाके कोई रिसर्च नहीं करनी। फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड नहीं यूज होता, वो उनकी जो रिसर्चेस होती हैं वो सर्विस टाइप नहीं होती, एक्सपेरिमेंटल नहीं होती, फैक्ट्स गैदरिंग नहीं होती, बल्कि टोटली लिटरेचर बेस होती है। और लिटरेचर जो है बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है, आइडियाज पे बेस करता है, कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता है, ठीक है, जो हमारा लिटरेचर होता है। उसके बाद थ्योरीज पे बेस करता है, तो उन थ्योरीज के लेंस पे, कॉन्टेक्स्ट के लेंस से, ठीक है। उसके बाद आइडियाज की कोहेन को लेकर चलना, दिस इज कॉल्ड द फोकस्ड लिटरेरी बेस रिसर्च जो आप करते हैं। और यही स्टूडेंट्स को मकसद है कि ये सिखाया जाए। टू राइट अ प्रपोजल फॉर अ रिसर्च पेपर। अब जब ये सब चीजें पढ़ लेंगे तो उनको उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो खुद का एक आर्टिकल, एक रिसर्च पेपर जनरेट कर सके, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल बना सके। रिसर्च पब्लिश करने से पहले या रिसर्च राइट करने से पहले या रिसर्च प्रपोजल जो है वो दिया जाता है कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारा ये मोटिव है, रिसर्च गैप हमारा ये होगा, हमने जो है इस टेक्स्ट को फॉलो करना है, ठीक है। ये गाइडलाइन होती है कि इस रिसर्च पेपर में हमने ये प्रपोजल जो है देना है। और फिर उसके आगे एक प्रोसीजर होता है कि आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब आपको पैनल अलाउ कर रहा है, रिसर्च पैनल, कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च करें और पब्लिश करें अपना आर्टिकल, अपनी रिसर्च जो भी डिजिटेशन जो है। लेकिन अगर रिजेक्ट कर देता है तो हमें पूरा का पूरा टॉपिक और हमें प्रपोजल चेंज करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद टू अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग फॉर राइटिंग अ रिसर्च ऐसे। जब आप कोई रिसर्च ऐसे लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे एकेडमिक राइटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, पैराग्राफ मेकिंग की जाए, ठीक है। उसको पैराग्राफ के अंदर, हर एक पैराग्राफ के अंदर एक न्यू टॉपिक डिस्कस किया जाए जो कि कुनियन में हो, हमारे मेन टॉपिक, मेन टाइटल के साथ जो कनेक्ट होता हो, इंटरकनेक्शन बनाया जाए, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग ये होती है पॉइंट टू पॉइंट वैसे बात होती है जो हम करना चाह रहे हैं, एग्जेजरेशन नहीं होती लफ्जों की, ठीक है। और एक पैटर्न होता है। मजीद इसी कंटेंट को वाजिया करने के लिए उन्होंने एक नाम दिया कोर्स कंटेंट का। मतलब ये जो चीजें थी ये बेसिक थी, हर बंदे को पता होनी चाहिए, जो हमने भी बताया। ये कोर्स कंटेंट जो है इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इसकी तरतीब के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये देखें, कंटेंट में हमारा पहला टॉपिक क्या है जिसको हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको पहला टॉपिक यहाँ कंटेंट से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको तीसरे लेक्चर में ये कंटेंट को डिस्कस करना स्टार्ट करूंगी। उससे पहले मैंने जो आपको ऊपर चीजें बताई हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में गाइड करूंगी कि वो क्या है। अच्छा, पहला टॉपिक कंटेंट्स के हवाले से जो उसने हमें दिया है वो क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, ये फाइंड आउट करें, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है वो बताएं, ठीक है। ये छोटे छोटे से कंटेंट है। उसके बाद रिसर्च स्किल्स बताएं कौन कौन सी होती हैं, नेम्स बताएं, उनको डिस्क्राइब करें, मेथड्स क्या होते हैं, रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं, लिटरेचर से बेस जो करती है उनके बारे में बात की जा रही है। इंग्लिश लिटरेचर से जो है इंटरकनेक्टेड है ये सारी कोर्स आउटलाइन। फिर उसके बाद साइटिंग कैसे करते हैं, साइटिंग सोर्सेस, सोर्स को कैसे साइट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना मटेरियल किसी वेबसाइट से उठाया है, ठीक है, और वेबसाइट से आपने कोई कोटेशन उठाई है, कोई पैराफ्रेजिंग उठाई है, कोई समराइजिंग कंटेंट, कोई कोई कंटेंट उठाया और उसको समराइज कर लिया है, तो उसको साइट कैसे करते हैं, ठीक है। साइट करने का एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न उन्होंने कहा है एमएलए की गाइड, एमएलए स्टाइल के अकॉर्डिंग कोटिंग करें। यानी कोई कोट अगर आप कोई टेक्स्ट से उठाते हैं तो एमएलए स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको इंसर्ट करें अपनी रिसर्च के अंदर। इसी तरह अगर आप कोई चीज पैराफ्रेज करके किसी वेबसाइट से निकाल रहे हैं तो उस वेबसाइट का लिंक और साथ साथ उस वेबसाइट की पैराफ्रेजिंग करें, ये आप अपनी रिसर्च के अंदर एमएलए स्टाइल गाइड के अकॉर्डिंग। इस तरह प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म बेसिकली कॉपीराइट या फिर वो कंटेंट जो कि आपने कॉपी किया होता है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया होता है। हम समटाइम्स जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो वो चीज हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम डायरेक्ट उसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं रिसर्च के अंदर। ये चीज अलाउ नहीं है, इसको कहते हैं प्लेजरिज्म, नकल करना, एज इट इज नकल करना। तो इसको इस तरह समझे कि एज इट इज नकल करना अलाउ नहीं है। लिटरेचर में कॉन्सेप्ट गेन करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को आप अपने क्रिटिकल माइंड के साथ
नया करके लिखते हैं। ठीक है, नया करने से मुराद ये है कि आप उसमें सिनोनिम्स डाल देते हैं न्यू न्यू, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल देते हैं, लेकिन उस आइडिया को आप सेम रखते हैं, आइडिया नहीं आप बदलते। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि आप अवॉइड कर रहे हैं प्लेजरिज्म से, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट से अवॉइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद पैराफ्रेजिंग क्या होती है, समराइजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो उसके बाद रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, एमएलए स्टाइल गाइड के अकॉर्डिंग रेफरेंस कैसे देते हैं। रेफरेंस जो होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर हमने कोई कोड उठाई है तो रिसर्च आर्टिकल के अंदर, रिसर्च प्रपोजल के अंदर, या फिर अपने रिसर्च थीसिस के अंदर आप किस तरह रेफरेंस दे सकते हैं। एक होता है साइटेड पेज और एक होती है इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन, टेक्स्ट के अंदर जो साइटेशन है, यानी आर्टिकल के अंदर जो साइटेशन की जा रही है, उसको कहते हैं इंटेक्स साइटेशन। वो कैसे देते हैं, जैसे मैंने कोई कोड उठाई है तो मैं कैसे उसको साइट करूंगी अपने रिसर्च के अंदर, क्योंकि मैं एज इट इज तो लिख नहीं सकती। अगर मैं एज इट इज कोड लिख देती हूँ तो मुझे प्लेजरिज्म आ जाएगा मेरी रिपोर्ट के अंदर, कि भाई मैंने नकल की है, कॉपी पेस्ट कर लिया डायरेक्ट, तो इस तरह क्या होगा, मेरा थीसिस जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो ये एमएल स्टाइल गाइड के अकॉर्डिंग हम किसी चीज को अगर रेफरेंसिंग करें, कोड डालने की कोशिश करें, इंटेक्स साइटेशन हम करने की कोशिश करें, तो किस तरह होगी। अगर हम उस मेथडोलॉजी को अप्लाई करते हैं, स्टाइल को अप्लाई करेंगे, तो हमारा प्लेजरिज्म नहीं आएगा, बेशक हम डायरेक्ट कोड ही क्यों ना अंदर डाल रहे हों। अच्छा, उसके बाद रिसर्च करने के दौरान हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे लाइब्रेरीज को हम सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, न्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लाइब्रेरीज को छांटेंगे अपने टाइटल को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, मुझे रिसर्च करनी है और मुझे एक टाइटल नहीं मिल रहा, और ये मेरी सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम है कि मैं किस टाइटल पे रिसर्च करूँ, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट किस टाइटल पे रिसर्च करे। तो वो सबसे पहले डिग आउट करेगा, टेक्स्ट को पढ़ेगा, किताबों को पढ़ेगा, नॉवेल्स को पढ़ेगा, ड्रामास को पढ़ेगा, जो उनसे उसको स्टोरी टेलिंग, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेगी, जो उनसी चीज उसे रिफ्लेक्ट करेगी और उसे कहेगी कि मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए, ये चीज बहुत अच्छी लिखी गई है, तो वो उस टाइटल को अपनी जो है रिसर्च में कंक्लूड कर लेगा, और वो उस टाइटल के ऊपर, यानी उस टेक्स्ट के ऊपर अपना टाइटल क्रिएट करेगा कि मैं इस टेक्स्ट के ऊपर रिसर्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सोर्सेज लाइब्रेरी से हमें पता चल सकते हैं, मेरे रिसर्च के रिसोर्सेज लाइब्रेरी से। इसके अलावा अपने रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट, यानी मैंने टाइटल और टेक्स्ट तो डिग आउट कर ली, टॉपिक डिग आउट कर लिया, लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मुझे लाइब्रेरी से मिल सकती है। मुझे उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, किताबें, थीसिस वगैरह, जो स्पेशली थ्रेटिकल बुक्स होती हैं, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो थ्योरीज होती हैं, मुझे उनकी बुक, उन बुक से भी बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है थ्योरी अप्लाई करने के लिए। ये चीज़ स्मार्ट सर्चिंग। स्मार्ट सर्चिंग जैसे कि आप इंटरनेट वगैरह, वेबसाइट वगैरह खोल कर जो है फौरन से डिग आउट कर लेते हो नॉलेज को। स्मार्ट सर्चिंग जो है ये क्विकेस्ट वे है, आप किसी चीज़ को डिग आउट कर सकते हो आसानी से, घर बैठे बैठे, आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह के कंटेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो इलीगल होती हैं, कोई इररेलेवेंट होती हैं, ठीक है, कोई गलत चीज़ों को जो है कंटेंट को प्रोड्यूस कर देती है, और हमें नहीं पता चलता कि वो कंटेंट जो है वो रेलिवेंट है रहे, तो हम अपनी रिसर्च का पार्ट उसे बना लेते हैं। तो ऐसे वेबसाइट, ऐसे कंटेंट्स को कभी भी अपने रिसर्च का पार्ट मत बनाएं। स्मार्ट रिसर्च इंपॉर्टेंट है, लेकिन अथेंटिक वेबसाइट्स यूज करें, जैसे ज्यादातर आप पीडीएफ्स को यूज करें, आर्टिकल्स को यूज करें, ओल्ड आर्टिकल्स को, फिर डिसर्टेशंस को आप यूज कर लें। ठीक है, देखिए इसके अलावा जैसे विकीपीडिया हो गया, वो बड़ा फेमस है, लेकिन विकीपीडिया आप यूज ना करें, क्योंकि ये जो है समटाइम्स आपके रेफरेंसेस को ब्लर कर देता है। जब आप साइट करते हो तो आपके रेफरेंसेस को गायब कर देता है, तो आप उसको यूज मत करें। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया, वो जो है उसको आप यूज करें। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो लीगल साइट्स हैं, ठीक है, उनको आप यूज करें अपनी रिसर्च के दौरान। तो ये इस तरह ये सब चीजें। चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन मटेरियल जो अवेलेबल है, जो आपने सोर्सेज इकट्ठे किए हैं ना, उनमें उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें कि वो कितने जो है आपके लिए यूजफुल हैं, आपकी रिसर्च के अंदर कितने ज़्यादा रेलिवेंट हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा आपको वो नॉलेज दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पकड़ा और फौरन ही आपने छाप दी अपनी रिसर्च के अंदर, उसको पैराफ्रेजिंग करके, समराइजिंग करके, नहीं, ऐसे नहीं करना। इस तरह तो प्लेजरिज्म भी आ जाएगा, और साथ साथ आपका जो कंटेंट होगा वो इररेलेवेंट हो जाएगा, आपकी रिसर्च जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगी अपने टॉपिक से। तो ये चीज़ है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद प्रिपेयरिंग एंड एनोटेटिव बिब्लियोग्राफी, क्लोज रीडिंग टेक्निक्स क्या होती है, सारे सवाल हैं जो हम वन बाय वन करके अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर हमें ये एक्टिविटी दी गई है
कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं। जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, ठीक है, जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, जब आप डिसर्टेशन लिखते हैं, तो उससे पहले, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट्स का मतलब वो आइडिया जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपनी पूरी रिसर्च के अंदर, अपने पूरे रिसर्च आर्टिकल के अंदर, अपने डिसर्टेशन के अंदर, वो मेन आइडिया, ठीक है, उसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से की फिगर्स हैं, की फैक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके थ्योरी कौन सी आपने अप्लाई की है इस टेक्स्ट के अंदर, आपने क्या सर्च आउट किया है, रिसर्च गैप क्या है, ये तीनों का मजमा होता है एब्स्ट्रैक्ट। और मकसद क्या है बेसिकली इन सब को बताने का, क्या इन सबको डिस्कस करने का क्या मकसद, कि भाई मैंने इन सब लोगों को डिस्कस किया अपने रिसर्च के अंदर, ये सब लोगों की थ्योरीज जो है मेरे इस आइडिया से, जो कि मैंने टेक्स्ट में पढ़ा है, उससे रिलेट करती है। तो टेक्स्ट के अंदर मैंने इस पॉइंट को फॉलो करने के लिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन इस थ्योरी और इस थ्योरीज को जो है वो क्या के सिलेक्ट किया। तो ये चीज़ है। तो हम एम बताते हैं बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, रिसर्च को कंडक्ट करने का एम क्या है, पर्पस क्या था। फिर उसके बाद कहता है एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप एक रिसर्च पेपर लिखें। रिसर्च पेपर मैक्सिमम 13 to 14 पेजेस का होता है, ठीक है। जब वो आप एक बार देखेंगे, मैं आपको पैटर्न समझाऊंगी, तो फिर आपने उस पैटर्न के साथ जो है एक एकेडमिक रिसर्च पेपर जो है वो प्रोड्यूस करना है। ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग में आती है सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग के प्रिंसिपल्स डिस्कस करें, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं दो तरह की राइटिंग होती है ना, एक एकेडमिक होती है और एकेडमिक राइटिंग, नॉन एकेडमिक राइटिंग होती है। नॉन एकेडमिक राइटिंग में आप कुछ भी क्रिएटिव चीज़ों को फैक्ट्स गैदर करके लिख सकते हैं। एकेडमिक राइटिंग जो थी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइटिंग होती है, ठीक है। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ओवरऑल इस आउटलाइन को डिजाइन किया गया है कि एक स्टूडेंट को ये सिखाया जाए जो कि रिसर्च कैसे करते हैं, उसे सिखाई जाए रिसर्च स्किल्स, उसे सिखाया जाए एमएस वर्ड कैसे चलाते हैं, उसे सिखाया जाए कि एमएलए, एपीए, ईएलसीसी स्टाइल्स, ये स्टाइल्स के जो नेम हैं ये किस तरह हमारी रिसर्च के अंदर अप्लाई होते हैं, उसे सिखाया जाए कि किस तरह एक रिसर्च कंडक्ट की जाती है, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, ताकि वो अपना खुद का पब्लिश कर सके आर्टिकल, थीसिस, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट, ये सब चीज़ें। तो मैंने आपसे ये सारी कोर्स आउटलाइन डिस्कस की रिसर्च स्किल्स की, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके बाद की चीज़ें हम अपने लेक्चर 1 में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च स्किल्स क्या होती हैं, एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, और किस तरह ये सब चीज़ें हमारी राइटिंग को रिसर्च पेपर लिखने में प्रमोट करती हैं, उसकी स्किल्स को ये इन्हेंस करती हैं। तो ये इन चीज़ों के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।